when we use the method of gel electrophoresis, at that time the DNA fragments they get separated with the help of because of their size. The smaller fragments they move apart and move towards the opposite side, whereas the larger fragments remain there because they are larger, so their weight is more. ठीक है, उसका weight ज्यादा है तो वो वहीं पे रहेंगे, थोड़ी दूर ही travel कर पाएंगे. जो छोटे fragments है they will move towards the other end. So in this way we will get many DNA fragments. Now it is the time when now the agarose gel is filled with many fragments. They are already separated, but we have to take it out. Okay, and there should be certain methods to see them. अब हमने डीएनए फ्रैगमेंट्स को तो अलग कर दिया है, एग्रोस जेल में सब अलग अलग जगह पे लोकेशंस पे प्रेजेंट है, वही हमें करना था. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपकी ये टेक्निक है, ये बेसिकली किस लिए है? This is for separating or isolating the DNA fragment, because when we use a molecular scissor to cut the DNA into fragment, the fragment get mixed. So we have to separate it by using gel electrophoresis. ठीक है ना? तो इसमें क्या है, ये हमारे सेपरेट हो गए. अब सेपरेट होने के बाद वी हैव टू सम यूज सर्टेन डाई और सर्टेन केमिकल सो दैट वी कैन सी देम, हम उनको देख पाए. इसके लिए आपकी बुक में एक मेंशन है इथीडियम ब्रोमाइड. ठीक है ना, इथीडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन किए जाते हैं फ्रैगमेंट्स को, और उसके बाद व्हेन दे आर exposed to UV radiation they give a bright orange color. ठीक है, तो जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हुए हैं उनको हम एगरोस जेल से कट करके निकाल सकते हैं. उसके बाद उसको स्टेन करेंगे इथीडियम ब्रोमाइड से. इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद जब हम यूवी रेज से उनको पास करेंगे तो वो ब्रिलियंट ऑरेंज कलर में विजिबल होंगे, तो हम अपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को देख सकते हैं. ठीक है ना, तो ये सारा आपका जो मेथड है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. ठीक है, ये भी एक पार्ट है आपका recombinant DNA technology. Actually recombinant DNA technology, it's a very complex process, it is a very lengthy process, it requires many tools, it requires sophisticated labs. Okay, and it requires many steps. धीरे 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 एक स्टेप्स करने, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. देन ओनली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्क्स. और ये थोड़ी महंगी भी है क्योंकि इसके टूल्स अवेलेबल नॉर्मल मार्केट में नहीं होते. ये साइंटिफिक प्रोसीजर है तो साइंटिफिक टूल्स हैं इसके. ठीक है ना, स्पेशल माइक्रोस्कोप्स चाहिए, स्पेशल हमें पिपेट चाहिए. ठीक है ना, फिर इसमें एक तरह की गन आती है अगर हमें कोई इंसर्ट करना है डीएनए या कोई जीन इंसर्ट करना है. वेक्टर्स चाहिए हमें, बैक्टीरिया की क्लोनिंग करनी है. देन हम क्या करते हैं, कल्चर भी करते हैं बैक्टीरिया को. तो ये पूरा एक वेल डिजाइन और वेल मेंटेन्ड लैब में ही पॉसिबल होता है. ठीक है ना. ओके, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हमने वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, उसको कट किया, और हमने एक वेक्टर को भी आइडेंटिफाई किया. और ये सपोज करो कि यहाँ पे अभी मैं इसका नाम अभी ये नहीं देख रही कि ये कौन सा वेक्टर, जैसे एक नॉर्मल एक कोई भी वेक्टर है, उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला. अब ये क्या करेगा, ये प्लास्मिड जब रेप्लिकेट होगा, व्हाई वी हैव इंसर्टेड आवर gene of interest into plasmid, because whenever the bacteria reproduces, okay, the nucleoid also doubles and the plasmid also doubles. जब भी एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो जब न्यूक्लियोइड डबल होगा या ट्रिपल होगा, जितनी बार बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा उतनी बार वेक्टर भी आगे क्या होगा, अपनी कॉलोनीज बनाएगा. ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जितने, अगर एक वेक्टर दो इंडिविजुअल बनाता तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट 2 हो जाएंगे. ओके, सिमिलरली if one vector makes multiple copies, will get multiple copies of gene of interest. And you all well know that normally the organisms which are very smaller like bacteria, they have a very high reproducing rate, and therefore the gene of interest is inserted in the vector so that many multiple copies of DNA can be made. ठीक है ना, हमने बहुत सारी कॉपीज बना दी और अब हम उनको लेके होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं ताकि उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो पर्टिकुलर हमें कैरेक्टर चाहिए थे वो वहां पे आ जाए. जैसे किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस चाहिए तो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें वेक्टर में डाला, उसके बाद जब इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई तो हमने इसको होस्ट में डाल दिया. ना होस्ट will develop a resistance against that antibiotic. तो हम अपना कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं. तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाए जाते हैं. हमें जो
मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उस तरह का कैरेक्टर वी कैन इंट्रोड्यूस। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर इरेडिकेशन ऑफ मेनी डिजीजेस, ठीक है ना। जैसे जैसे क्रॉप्स में डिजीज लग जाती है, तो पर्टिकुलर पेस्ट, ताकि वहां पे जाके कोई डिजीज ना करे, तो उस तरह से कोई एक रेजिस्टेंट हम जीन डाल देते हैं, सो दैट द पैथोजन के नॉट चेंज द डीएनए ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो इस तरह से करके दिस इज वेरी यूजफुल टेक्निक, ठीक है। नाउ विल मूव टू वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अ वेक्टर which acts as a vehicle for transforming the gene of interest from the source to the bacteria, ठीक है। और यहाँ पे एक जो व्हीकल का नाम दिया, एक तरह का जो वेक्टर एग्जांपल लिया गया है, दैट वेक्टर इज व्हाट, दैट वेक्टर इज PBR322, ठीक है ना। वॉइस आ रही है? Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. Yes, the ma'am. vector is PBR322. Okay, ये एक वेक्टर है जो कि आपके बुक में बना हुआ है। अब इस वेक्टर को, जब तक हमें इस वेक्टर की इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, हम वेक्टर के को कैसे क्लोन करेंगे, ठीक है। हमें क्या पता है कि हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं उसको कहाँ पे डालना है, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी लिया और कहीं पे भी डाल दिया। स्पेसिफिक लोकेशन आर ओनली देयर वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन कट दिस वेक्टर। और इस वेक्टर को कट करना क्यों जरूरी है? अगर आपने इसमें कट लगाया तो ही तो आप दूसरा एक एलियन पीस ऑफ जीन को यहाँ पे डालोगे, इसके अंदर तो ऐसे तो नहीं डाल सकते। दूसरी बात, जब आप इसको डाल रहे हो तो इसमें रेप्लिकेशन की जगह तो होनी चाहिए ना, जहां पे वो रेप्लिकेट कर रहा है वहीं पे अगर आपने डाल दिया, सपोज करो कि मैं एक डायग्राम बनाती हूँ कि यहाँ पे ये है आपका, सपोज ये एक डीएनए है जो रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है ना। ओके। और यहाँ पे ये रेप्लिकेशन, आपको पता है कि रेप्लिकेशन दे इट ऑलवेज starts from a particular origin, and what is that origin? That is origin of replication, उसको क्या बोलते हैं? origin of replication, ठीक है ना। तो suppose the site for origin of replication is here, और हमने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर हमने यहाँ पे डाल दिया, इस पर्टिकुलर जगह पे डाल दिया, तो जब ये डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेट करेगा ये भी इसके साथ आ जाएगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने सेम डीएनए को कहाँ पे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको अगर हमने यहाँ पे डाला, तो क्या ये यूजफुल है? Yes, ma'am. देखो मेरा क्वेश्चन अब नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे डालेंगे तब। तभी तभी है ना। तो आप ये समझो इस बात को कि हमारा जो एक फॉरेन डीएनए आया है, उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोज करो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, दोनों स्ट्रैंड्स में नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। और हमारा अगर हमने एक डीएनए, सपोज करो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट G1 है, यहाँ पे हमने डाला इसके आगे, और G2 जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट 2 है उसको हमने डाला सेकंड पोजीशन पे इसके ऊपर। तो क्या होगा रेप्लिकेशन में? क्या होगा जब ये प्लास्मिड, और ये जो डीएनए ये क्या है हमारा, ये डीएनए है प्लास्मिड वाला, ठीक है ना। तो जब भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा ये G1 जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी इसके साथ रेप्लिकेट हो जाएगा, और हमें यही तो चाहिए ना, हमें तो मल्टीपल कॉपीज चाहिए वेक्टर की, सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है ना। बट अगर हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ओरिजिन के पीछे डाला, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या उसका रेप्लिकेशन होगा? नो मैम। नहीं मैम होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द रीजन? वो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन नीचे हो जाएगा ना, तो वो तो नीचे से ही शुरू वो तो करेगा, नीचे से ऊपर स्टार्ट वाला हो होगा। ही नहीं पाएगा। हाँ वेरी नाइस, ओके, क्योंकि वो तो नीचे से स्टार्ट होगा ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का डायरेक्शन तो ऐसे जा रहा है, तो वो ऊपर वाला तो रेप्लिकेट करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पर्टिकुलर साइट है वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन कट द प्लास्मिड, ठीक है। देन वी शुड नो व्हाट इज द पर्टिकुलर साइट वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, so that we can insert our DNA in means in the direction where the replication is taking place, okay. And the same plasmid can have the different sites for different replication endonucleases या exonucleases। कहने का मतलब ये कि एक ही प्लास्मिड के अंदर बहुत अलग अलग साइट्स हो सकती है। एक पर्टिकुलर साइट पे वो किसी और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एंटर करने देगा, कट करने देगा, दूसरी साइट पे वो किसी और दूसरे वाले एंडोन्यूक्लियस को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट करने देगा। ऐसा नहीं है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये कहीं भी जाके डीएनए को या फ्रैगमेंट को कट कर देगा, ऐसा नहीं है। देयर आर स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वेक्टर का एग्जांपल दिया हुआ है, एंड द वेक्टर इज PBR322।
Okay, so this PBR322, it is the name of a vector. क्या है ये? एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेक्टर का नाम है. ओके, इसको बनाया गया है इस प्लाज्मिड को, और इसीलिए ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है. एक तो होता है कि आपका नॉर्मल हमने प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया से निकाला, ठीक है ना, तो वो जो हमें नॉर्मल बैक्टीरिया निकाला वो तो सॉरी प्लाज्मिड जो हमने निकाला वो तो एक नॉर्मल प्लाज्मिड है, बट ये जो PBR322 है ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेक्टर का नाम है. ठीक है ना. अब हम इसको जस्ट स्टडी करते हैं. देयर आर स्पेसिफिक लोकेशन, क्योंकि इसको पूरा पढ़ा हुआ है इसीलिए अब हमें पता है कि इसमें स्पेसिफिक लोकेशन क्या है. तो इसका मतलब अगर इफ वी आर यूजिंग एनी वेक्टर देन वी शुड हैव अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट वेक्टर, एंड देन ओनली आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विल वर्क. हमें नॉलेज ही उस वर्क वेक्टर की नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है ना. ओके, नाउ देयर इज अ मेथड टू रिमेंबर ऑल द साइट्स. वो मेथड मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगी. अब मैं जस्ट अभी आपको साइट्स बता रही हूँ कि साइट्स हैं क्या क्या. ठीक है ना. ओके, देयर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. कुछ लाइन से याद करते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स को लाइन में लिख के याद करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं इनको याद करने का. अभी तो हम जस्ट ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे इन जो साइट्स इनका मतलब क्या है. ठीक है. So what is the name of vector? The name of vector is PBR322. Now PST1 जहां जो भी मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना, PST1, PVU1, इकोलाई R1, रोमन में आपको 1 लिखना है. ठीक है. देन ये क्लास है डबल एस से, आई थिंक डबल एस ही है ना, नहीं एक भी है. ओके, सो अच्छा उसको क्लास के फॉर्म में याद किया था इसलिए वो एस डबल एस जैसे. सो CLA1 ये भी रोमन में आएगा. देन हिंद 3. ओके, जो भी मैंने आपको सारे ये अंडरलाइन किए हैं. देन काम H1. ओके, साल 1. ये जो सारे के सारे हैं इंक्लूडिंग दिस. ओके, तो ये वाला भी ये जो नीचे वाला. Okay, so this all, these all which I have underlined, these are actually the particular what? These are the restriction sites. ठीक है. ये particular restriction sites हैं जहाँ पे molecular scissors, कैंची जो है molecular scissor, वो इस वेक्टर में कट लगा सकता है. ठीक है. बट ये उनके नाम हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम है, और ये यू कैन सी दे आर डिफरेंट लोकेशन. एक ही प्लाज्मिड पे अलग अलग जगह अलग अलग रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, दे कैन कट द प्लाज्मिड इनटू फ्रैगमेंट. मतलब PVU1 का लोकेशन अगर ये है तो PU1 कट यहाँ पे नहीं लगा पाएगा. उसी तरह से PST1 का लोकेशन ये है तो अगर हम इसको सोचे कि यहाँ पे कट कर दें इसको यूज करके तो वो वहां पे कट नहीं करेगा. दीज आर द स्पेसिफिक लोकेशन वेयर द restriction enzyme can cut the plasmid into DNA into so that we can insert the alien DNA there. Okay, yes, audible. हाँ हाँ, actually that cell is weak. Yes, yes. Cell is weak, sir. No, no. हाँ हाँ, यस. ओके, सो ये अभी आपको पता चल गए हैं कि ये क्या क्या है लोकेशन. ओके, नाउ हियर यू कैन सी AMP एम्पिसिलिन, ओके, R एंड टेट्रासाइक्लिन R. ये जो दोनों हैं एम्पिसिलिन R एंड टेट्रासाइक्लिन R, दे आर. एक मिनट, आपको थोड़ा सा कैमरा उस तरफ कर दूं. Okay, now I think visible. This part of board is visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ठीक है. Now this AMPR and TETR, they are what? They are antibiotic resistant gene. Okay, means ये वो जीन है जो कि किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है. ठीक है. और कौन सी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है? AMP एम्पिसिलिन. ठीक है. नॉर्मली जब ये कफ एंड कोल्ड होता है तब भी एम्पिसिलिन लिया जाता है. तो एम्पिसिलिन जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है जीन, और उसका लोकेशन यहाँ पे है. ठीक है. उसी तरह से टेट्रासाइक्लिन R, it is the particular antibiotic, the gene which provides a resistant against antibiotic tetracycline. ठीक है.
तो ये दोनों भी हमें लोकेशन पता चल गए। नाउ हियर इट इज, यहाँ पे आप अपने बुक में भी देख रहे हो, बुक में ग्रीन कलर का मार्क्ड है, ठीक है ना, ये वाला पर्टिकुलर लोकेशन, this location is green, okay, so this is what, this is origin, ORI लिखा है, origin of replication, ठीक है। it means whenever you are starting, whenever you are introducing a foreign gene inside this vector, अगर रेप्लीकेशन इस लाइन में हो रहा है, अगर रेप्लीकेशन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हमें यहाँ कहीं पे वो जो फॉरेन डीएनए है उसको डालना पड़ेगा, ताकि उसी रेप्लिकेशन जब हो रहा है तो उसका भी रेप्लिकेशन हो जाए उस लाइन में, ठीक है। तो दिस ORI इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अगर हमने इस अपने जो फॉरेन डीएनए है उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इधर पे जाके, तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, हमें उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में डालना पड़ेगा जहां से रेस्ट्रिक्शन होके गुजर रहा है, जो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ROP. Okay, this ROP, it is actually a site that codes for proteins involved in replication of plasmid. ठीक है, जब प्लास्मिड का रेप्लिकेशन होता है तो उसके लिए जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, हमें प्लास्मिड का रेप्लिकेशन क्यों करना है, हमें प्लास्मिड का, जब तक हम प्लास्मिड का रेप्लिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैसे रेप्लिकेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें कुछ प्रोटीन्स चाहिए, उन प्रोटीन्स के लिए हमें कोड्स चाहिए। तो ये पर्टिकुलर साइट जो है ROP, इट प्रोवाइड सर्टेन प्रोटीन्स दैट कोड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। अगर ये हिस्सा नहीं होगा तो प्लास्मिड जो है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोटीन्स ही नहीं बनेंगी जो कि रेप्लिकेशन में यूजफुल है, ठीक है। किसके रेप्लिकेशन में, प्लास्मिड के रेप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो इस तरह से करके यहाँ पे you will now you got if you got the information what are the different sites and how they work, इसको हम एक एग्जांपल से भी पढ़ेंगे, ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हो ई कोलाई R1 स्ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे CLA1 और यहाँ पे हिंद, इन तीनों की लोकेशन एक ही जगह है लगभग, ठीक है ना। पूरा पीस तो ये इतना बड़ा है, यहाँ पे ये इसका तो ये है, और ये जो CLA1 और हिंद 3 है, इन दोनों का लोकेशन जो है वो आसपास है। तो यहाँ पे बस कहने का मतलब ये है कि दैट द वेक्टर प्रोवाइड स्पेसिफिक लोकेशन फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, it can provide the specific location for restriction and endonucleus more than one site, एक साइट से ज्यादा, ठीक है ना। एक साइट से ज्यादा मतलब 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए वो जगह दे सकता है, 3 दे सकता है। फिर सेम प्लास्मिड पे और कौन सी साइट्स होती है, देयर आर सर्टेन साइट्स विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू जीन। यहाँ पे हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक एग्जांपल लिया है, ऐसी तरह से किसी भी तरह का रेजिस्टेंस हो सकता है, किसी डिजीज के लिए, किसी वायरस के लिए, किसी बैक्टीरिया के लिए, कोई प्रोटीन को कोड करने के लिए, कुछ भी, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए जगह हुई, देन फॉर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस अगेन पर्टिकुलर जीन के लिए जगह हुई, then there is a site for origin of replication where the replication will start, then there are certain ROP sites which provide certain codes for replication of plasmid, ठीक है, जहां पे प्लास्मिड जो है उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया कुछ समझ में आया क्या, ये टॉपिक जो है मेरे ख्याल से उस जो आपका हमने एक और जेनेटिक्स वाला लेसन पढ़ा था उससे थोड़ा सा और हार्ड है, बस यही टॉपिक है, उसके बाद तो सब कुछ इजी है। थोड़ा सा ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तो शायद जाके आ जाएगा, ओके। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग अभी तक जो मैंने समझाया, फिर उसके आगे मैं मूव करूँ, नहीं तो फिर उसके आगे मूव करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ये पीछे का नहीं समझ में आया, आई कैन नॉट मूव फर्दर बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। नो, भविष्य नहीं समझ में, अब आप ये पूछो कि आपको क्या नहीं समझ में, तो कि मैं उसका आंसर दूं, ठीक है। इसमें हाँ, भविष्य, यस, पुट योर क्वेश्चंस। अच्छा, अब आ गया समझ में, है ना। जब मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए बोला कि तो आ गया समझ में। अब पहले लिखा है इतना बड़े बड़े क्रॉस लगा दिए 3 कि नहीं समझ में आ रहा है, ओके। ऐसा नहीं है, आपको नहीं अगर कुछ समझ में तो आप यू कैन आस्क दैट पॉइंट। फिर ये क्या डायग्राम भी आपको नहीं दिखेगा, ये डायग्राम को दोबारा बनाने में भी टाइम लगेगा। अभी बोर्ड के पास ही मैं हूँ, और अभी अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं तो फिर हमने स्लाइड्स देखनी, इसलिए बोल रही थी मैं।
Yes, anybody from class? ठीक है, so should we move? आगे चले हम? चलो. So Yes, now, ma'am. okay, now you will get a screen in front of you. आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, ठीक है? वहां पे भी अब मैं आपकी चैटिंग नहीं देख पाऊंगी. When once I share the screen, I cannot see the chat, so you have to speak to ask a doubt. ठीक है? Okay, so yes. Students, I think the first slide is visible to you. Yes, ma'am. ओके, कुछ बच्चों को Yes, ma'am. ओके, कुछ बच्चों को विजिबल नहीं हुआ होगा. 1 सेकंड बाद आ जाएगा. टाइम लेता है नेटवर्क, कभी किसी का थोड़ा पहले आ जाता है, कभी किसी का थोड़ा सा बाद में आता है. ओके, सो नाउ आई थिंक द स्लाइड इज विजिबल. सो दिस लेसन इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. सो दिस इज योर लेसन नंबर 11. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये हम पढ़ चुके हैं, ये सब जो है ये दिस ऑल वी हैव लर्न. ओके, इसमें हमने पढ़ा था टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दिस ऑल्सो वी हैव लर्न. ओके, तो ये हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम which cuts the DNA at a specific location. Cloning vectors. Okay, we need a particular place where we can amplify our gene of interest to many times. Okay, so that we can transfer. Once the gene is amplified, बहुत सारी genes अगर हमारी बन जाएंगी by the way of plasmid, now we can transfer it to the host organism. हमने ये plasmid हमारा gene of interest था, इस plasmid को हमने कहाँ डाल दिया? होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया. और यहाँ पे हमारा वॉट एवर कैरेक्टर वी वॉन्ट दैट इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस. नाउ यहाँ पे मैं इसमें जो एग्जाम्पल लिया, इसमें जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो भी एक बैक्टीरिया है. बट कोई जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया नहीं हो सकता होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट ऑर्गेनिज्म कैन बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, और इट कैन बी दिस इवन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल सेल. ओके, ये हम सब पढ़ चुके हैं. ओके, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. यस, ओके, सो हमने फॉरेन डीएनए लिया. लास्ट स्लाइड यही थी जो हमने पिछली बार पढ़ा था. फॉरेन डीएनए वी हैव टेकन. Okay, and this is your vector. Now the restriction endonuclease, it will cut the DNA fragment at this particular position. Okay, and the restriction enzyme, it cuts the vector at this particular position. Okay, and DNA ligase will help joining this piece of DNA here. Okay, so now when ये यहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है. Okay, so here the alien DNA has been joined to the vector, and here the process of transformation takes place. What is transformation? Transformation is the addition of alien DNA to any organism, and so that it is well inculcated, or it is taken inside the genome of the organism. जो foreign piece of DNA आया है वो इकोलाई एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे किसी भी बैक्टीरिया के अंदर आ जाए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए, उसके जीनोम में जाके फिट हो जाए. Okay, so that is transformation. Okay, and now this E. coli will divide many times. Now this we have the multiple copies. Now they are ready to be inserted inside the host organism. Okay, now this is gel electrophoresis, which I was talking about. Okay, so what is gel electrophoresis? It is actually a process in which the fragments obtained after cutting with restriction enzymes are separated by gel electrophoresis. ठीक है, हमने जो restriction enzyme से cut किए fragments उसको separate करने के लिए जो हम technique use करते हैं वो है आपका gel electrophoresis. उसमें normally हम agarose gel use कर रहे हैं. जो gel use करते हैं, DNA का जो charge है वो negative है. Okay, because they are negative, therefore they will move toward anode. ये याद आपको रखना है. Okay,
Because DNA are negative, they will move towards positive charge, that is the anode. Okay. Now fragments are separated according to the size, आपको बताया था मैंने. Okay. यहाँ पे ये याद आपको रखना है, the staining dye Ethereum bromide is used for staining so that we can see the pieces of DNA, and it is followed by exposure to UV. Okay, UV radiation, so that we can visualize the DNA fragments. DNA fragments are visible to bright, as I've told you earlier. When the DNA fragments are visible, the color of DNA fragment will be, it will be bright orange color. Okay, and these bands are cut from the agarose gel and extracted from the gel piece. इसको हम कट कर देते हैं, ये हमने इनको देख लिया जेल में, अब हम जेल से कट करके बाहर लेके आ सकते हैं. एंड इस process of cutting the bright colored bands of DNA fragments from the agarose gel is known as elution. ये याद रखना, इस process को क्या कहते हैं, इस process को कहते हैं elution. Okay, DNA fragments are purified and used in constructing recombinant DNA. What is purification? यहाँ पे हमने DNA fragment को कट तो कर दिया, अब हम इसको प्यूरिफाई क्यों करेंगे? Yes, anyone from class? Why it is necessary to purify the DNA fragments after cutting it from the agarose gel? कोई बता सकता है? ये भी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया, पिछली क्लास में ही बताया था आपको. यस, प्यूरिफिकेशन इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि डीएनए फ्रैगमेंट में भी attached to some of the proteins or genetic codes. Okay, so it is necessary to isolate the gene, the DNA only. ओके, प्रोटीन वोटीन सब हम उसमें से निकाल देंगे. जेल हो सकता है अटैच हो, या कोई इम्प्योरिटी अटैच हो, तो वो सब हम वहां से निकाल देंगे. ठीक है. नाउ अब आपको इस पिक्चर में विजिबल होगा, देखो ये पिक्चर आपको क्लियरली बता रही है. देखो डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, ये रहा, ये रहे. ओके, कौन सा कलर आपको? ब्राइट ऑरेंज कलर. देखो ये देखो, ब्राइट ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको. ओके, सो ये तो तब होगा जब हम इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे एंड वी विल एक्सपोज इट टू यूवी लाइट. ओके, नाउ ये रही आपकी ट्रे जो मैंने आपको बताई है, और ये जो है आपके ये छोटे छोटे वेल होते हैं. ठीक है, दीज आर वेल वेयर द मिक्सचर इज एडेड. यहाँ पे हमने डीएनए का मिक्सचर इन वेल में डाला है. ये कैथोड है, ये एनोड है. ओके, सो डीएनए फ्रैगमेंट विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. ओके, फ्रॉम कैथोड टू एनोड बेस्ड ऑन देयर वेट. ओके, जो बिगर डीएनए स्ट्रैंड्स है वो यहाँ रह जाएंगे, जो लाइटर वन है वो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, ओके. ना क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में जो आज हमने पढ़ा है सेम वही है. ओके, क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ डीएनए. टाइम 8:42. Okay, yes, a cloning vector is a small piece of DNA taken from now this cloning vector, it can be taken from virus also. ये आपको ध्यान रखना है. जो क्लोनिंग वेक्टर है वो बैक्टीरिया से भी आइसोलेट कर सकते हैं, वायरस से भी आइसोलेट कर सकते हैं. तो अगर आपके एमसीक्यू में ऑप्शन वायरस है तो आप उसको गलत नहीं करना. क्लोनिंग वेक्टर कैन बी एनी पीस ऑफ डीएनए विच हैज अ हाई रेप्लिकेशन रेट. जो बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है वो सारा हो सकता है क्लोनिंग वेक्टर. तो ये एक वायरस हो सकता है, एक बैक्टीरिया हो सकता है, एंड इवन इट कैन बी अ बैक्टीरियोफेज. And what is the bacteriophage? Bacteriophage is the bacteria which infects a virus. Okay, so it can be a bacteriophage, and bacteriophage is very good cloning vector because it has a very high rate to form multiple copies of DNA. Bacteriophage बहुत जल्दी डिवाइड करता है और बहुत सारी कॉपीज बना लेता है वायरस के. जैसे अभी आप ये कोरोना वायरस का चल ही रहा है, तो कोरोना वायरस क्योंकि ये तो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहा है, अगर वही सेम वायरस बैक्टीरिया में एंटर करता तो हम उसको बैक्टीरियोफेज बोलते. ठीक है ना. तो हमारी बॉडी में आके देखो उसका रेट कितना ज्यादा हो जा रहा है. तो जो वायरस है नॉर्मली व्हेन दे अफेक्ट बैक्टीरिया, देयर रेट ऑफ रेप्लिकेशन, द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई. ओके, एंड देयरफॉर दे कैन सर्व एज अ वेरी गुड क्लोनिंग वेक्टर. वो तो हमें चाहिए, हमें तो मल्टीपल कॉपीज बनानी है ना. ओके, अब ये कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में साइलेंट फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए. जो भी हम क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी हो सकता है कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स while selecting a cloning vectors. We have many cloning vectors, we have many different types of bacteria and virus or the different organisms our surrounding, but we have to select only one. We have to select only the desirable. So what are the special features which should be present in the cloning vector?
अब यहाँ पे क्या है, they should have the ability to replicate within the bacterial cell independent of chromosome DNA। इसका मतलब ये है कि एक तो जो न्यूक्लियोइड वाला डीएनए है, ठीक है, एक जो प्लाज्मिड वाला डीएनए। अभी जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है, इट शुड हैव एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। उस इस प्लाज्मिड को इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना न्यूक्लियोइड के ऊपर रेप्लिकेशन के लिए, इट शुड हैव द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर। हाई कॉपी नंबर पर सेल, मतलब आपका जो प्लाज्मिड है वो ऐसे रेप्लिकेट करे कि एक सेल में कम से कम 15 to 100 कॉपीज बन जाए प्लाज्मिड की, तब तो हम उसको यूज करेंगे। और अगर उसका नंबर फॉर्मेशन का कम है 15 से 100 कॉपीज पर सेल, तो हम उसको प्लाज्मिड, तो हम उसको एक वेक्टर तो मान सकते हैं, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड वेक्टर। ओके, वाई? अगर ये इसमें 15 से कम हो जाएगा इसकी कॉपी, तो हम उसको एक अच्छा वेक्टर क्यों नहीं मानेंगे, कोई बताएगा? यस बच्चों, आर यू देयर? स्टूडेंट से यस इफ यू आर हियरिंग मी। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, सुन रहे हो ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज इफ द रेप्लिकेशन रेट ऑफ प्लाज्मिड इनसाइड अ सेल इज लेस देन 15, then whether the plasmid is considered as a good plasmid or it is the average plasmid? Average plasmid. Okay, so why it should be a good plasmid? वो एक एवरेज प्लाज्मिड, अगर उसका 15 से कम है, लेकिन हमें एक अच्छा प्लाज्मिड क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड अ गुड प्लाज्मिड? Multiple copies of desirable gene के लिए। ओके, जितना ज्यादा डिवीजन होगा उतनी ज्यादा कॉपीज हमें बनेगी, ठीक है ना? तो इसीलिए हमारा खर्चा भी कम आएगा। ओके, ये क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स को क्लोनिंग करना और ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही एक एडवांस फील्ड भी तो है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज वेरी मीन्स कॉस्टली ऑल्सो। ठीक है, इतनी आसान नहीं होती है, कॉस्टली भी बहुत है। Okay, now alien DNA when integrated with vector can multiply equal to the copy number. Next बहुत important point आपका, कि जो एलियन डीएनए हम लेके आ रहे हैं उसकी खुद भी रेप्लिकेशन की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू द वेक्टर। If the alien piece of DNA has a very less replication capacity, it will not mix with the high copy number of vector। वेक्टर तो डिवाइड करता जाएगा वहां पे वेक्टर का प्लाज्मिड, और डीएनए जो है वो कॉपी नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें ऐसा एलियन डीएनए लेके आना है जिसकी मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? टू द इंक्रीजिंग और टू द मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर। इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए रेप्लिकेशन की कैपेसिटी। ठीक है, now moving to the next point, vectors can be engineered for easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from the non-recombinants. Okay, now yeah, here you can see दो आपके क्लोनिंग, यहाँ पे आपको दिख सकता है, डिफरेंस दिख सकता है। ठीक है, एक हमने जीन क्लोनिंग की है बाय यूजिंग बैक्टीरिया, अनदर क्लोनिंग वी हैव डन बाय यूजिंग अ वायरस। ओके, नाउ विल सी द डिफरेंस। हमारा जो क्लोनिंग का नंबर आया है वो यहाँ पे आया 2, and here we can see 1 2 3 and 4। okay, so what is a good cloning vector? Virus is a good cloning vector। ठीक है ना, ये बैक्टीरिया था, ये प्लाज्मिड था, वी हैव टेकन इट, वी हैव टेकन अ वेक्टर, हमने इस बैक्टीरिया में से एक वेक्टर निकाल दिया, एंड वी हैव इंट्रोड्यूस अ फॉरेन डीएनए यहाँ पे। तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बन गया, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू अनदर होस्ट सेल। ओके, एंड द होस्ट सेल व्हेन इट डिवाइड्स यू कैन गेट ओनली 2 कॉपीज। तो यहाँ पे 2 ही नंबर है, तो ये हमारा बैक्टीरिया उतना अच्छा क्लोनिंग वेक्टर नहीं जितना कि वायरस होता है। बट बैक्टीरिया इज ऑल्सो अ गुड क्लोनिंग वेक्टर, बट एज कंपेयर टू वायरस इट इज अ एवरेज क्लोनिंग वेक्टर। अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन आएगा तो आप हमेशा लिखोगे कि वायरस इज अ बेटर क्लोनिंग वेक्टर एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। ठीक है, ओके, फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर्स। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अभी तक मैंने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बताया, अब ये भी टॉपिक आपका क्लोनिंग वेक्टर्स का ही है, बट हियर वी विल लर्न अबाउट वेक्टर्स वन बाय वन। ठीक है, ओके, पहला जो है yes, origin of replication. The vector should have a particular site for providing the origin.
देन वी शुड यूज द सेलेक्टेबल मार्कर. सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि मार्क करे स्पेसिफिक लोकेशंस को. नेक्स्ट वी शुड हैव अ क्लोनिंग साइट वेयर द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस and where the cloning can take place. And the next one, the fourth one is vector for cloning genes in plants and animal. हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि क्लोनिंग कर सके जीन्स की प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. ठीक है. यस. तो स्टूडेंट्स इट इज ऑलरेडी 8:50. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. ठीक है ना. ओके क्योंकि 5 मिनट्स आई विल टेक फॉर योर अटेंडेंस ऑल्सो, और अगर आपको कोई डाउट हो. ठीक है. ये स्टूडेंट्स मैंने आपको आपकी फाइल बनाने के लिए बोली थी ना. अभी आप फाइल का टॉपिक सेलेक्ट कर लो. ठीक है. अगर आपको फिर भी फाइल का टॉपिक सेलेक्ट नहीं हो रहा तो वो बच्चा इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है. ठीक है. अगर आपको कुछ सजेशन नहीं, एक बार प्लीज फाइल अपने जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, एक बार अपने टॉपिक्स प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करना. चेक करूंगी मैं कि आपने जो टॉपिक चूज किया है वो ठीक है कि नहीं है. ठीक है. ओके. या नेक्स्ट क्लास में आप अपने टॉपिक्स के साथ रेडी रहना. तो आप एक बार बता दोगे तो फिर वो मेरे हिसाब से वो ठीक है कि नहीं वो भी मैं आपको बता दूंगी. और एक और बात, ये टॉपिक्स लेके मटेरियल सारा तैयार करना. अब इसको फाइनल नहीं करना क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि मे बी प्रोजेक्ट की फाइल कैंसिल भी हो सकती है. पॉसिबिलिटी है, 1% ही है बट है. तो आप सारा मटेरियल अपने पास रेडी रख लो, टॉपिक चूज कर लो. इतना आप काम करके रखो, जब आपको मैं बोल दूंगी कि हाँ आपको फाइल बनानी है तो आप बना लेना. ठीक है ना. ओके. और बहुत सारे बच्चे आधा काम कर चुके होंगे तो उसको वहीं पे अभी अपना कंप्यूटर पे रखो, सारा मटेरियल इकट्ठा कर लो, वो सारा रेडी रखो ताकि जब भी आपको फाइल बनानी पड़े फटाफट आपने उसका फोटोकॉपी लिया और उसको डाल दिया उसमें. ठीक है ना स्टूडेंट. ओके. सो लेट मी टेक योर अटेंडेंस. मैम फाइल हाथ से लिखनी है क्या कि कंप्यूटर से बेटा प्रिंट हाथ से करवानी लिखनी है? है, हाथ से लिखनी है. ओके मैम. फाइल को हाथ से लिखनी है, इसीलिए कह रही हूँ सारा मटेरियल आप रेडी कर लो. ठीक है. लिखने वाला काम बिल्कुल एंड का है ताकि आपको एकदम टाइम ना लगे. बस सारा मटेरियल आप अपने पास रेडी रख लो और उसकी फोटोग्राफ हो गया, उसमें क्या लिखना है वो सब आपको पता होना चाहिए. आप सबसे पहले तो आपका जो टॉपिक है, तो एक एक बार मैं अगली बार जब अटेंडेंस लूंगी तो मैं आपको टॉपिक पूछ लूंगी ताकि आप अपने टॉपिक के साथ रेडी रहना. ओके. ताकि ये रहे या जो बच्चे बाद में भी करेंगे बाद में बचा सकते हैं, एटलीस्ट कुछ तो रेडी रहना. ओके. नहीं तो आप ऐसा कहीं इधर उधर का कोई टॉपिक ले आए तो वो भी नहीं सही रहेगा. तो आपको पहले एक बार बताना है कि कौन सा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है. ठीक है. ओके. रोल नंबर 1. प्रेजेंट मैम. 2. Present, ma'am. 3. Present, ma'am. 4. रोल नंबर 4. 5. Present, ma'am. 6. Present, ma'am. 7. प्रेजेंट मैम. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 11. प्रेजेंट मैम. 11 प्रेजेंट. एक मिनट आपके अटेंडेंस यहाँ पे आ गई. 11 दर्शना. 13. Present, ma'am. 14. प्रेजेंट मैम. 15. 18. Present, ma'am. 20. Present, ma'am. 21. Present, ma'am. 22. Present, ma'am. 24. Present, ma'am. 25. Present, ma'am. 27. Present, ma'am. 28. Present, ma'am. 29. Present, ma'am. 30. Present, ma'am. 33. 34. Present, ma'am. 33 मैम. प्रेजेंट.
हाँ देख लिया मैंने। ओके 36 अनिकेत, अनिकेत आर यू देयर? अनिकेत तो नहीं बोल रहा भाई। ओके अनिकेत के आगे अनुज्ञा 37, प्रेजेंट मैम। 39, 41, प्रेजेंट मैम। 41 मैम 39 प्रेजेंट। हाँ कर लिया। 42 हितेश, प्रेजेंट मैम। कैसे चल रही पढ़ाई हितेश? बढ़िया मैम। बढ़िया। कितना कंप्लीट कर लिया? कितना परसेंट होगी पढ़ाई हितेश? आपके साथ जो हाँ जितना आपके साथ आपने जितना कोर्स करा दिया। उतना पढ़ लिया, चलो अच्छी बात है। साथ ही साथ कंप्लीट करते जाओ, ठीक है? इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखते जाओ सारे बच्चों के लिए। जो आपका टॉपिक्स होता जाता है उसको तो कम से कम पूरा खत्म, मतलब उसके नोट्स तो अब आपको आपकी जो ये सोसाइटी के जो आपको सर ने लिंक्स शेयर किए हैं उस पर भी नोट्स आने लगे हैं, ठीक है? तो यू कैन टेक द नोट्स फ्रॉम देयर, यू कैन टेक हेल्प। क्लासेस तो चल ही रही हैं, बट जो टॉपिक्स होते जा रहे हो कम से कम उसको पूरा खत्म करते जाओ, ठीक है? वेरी नाइस। ओके 43, प्रेजेंट मैम। 45, प्रेजेंट मैम। ओके 45 आस्था। प्रेजेंट मैम। हाँ बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम अच्छी चल रही है। ओके और राजवी आपकी? मैम अच्छी चल रही है। लगे पड़े हुए हो ना? 12th में तो बेटा लगना पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो आपको। और अब तो टाइम भी नहीं रह गया, आपके जितने टॉपिक्स हो गए हैं उसे पूरा खत्म कर दो सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है? उन सबको खत्म करो और ताकि आप जनवरी से जस्ट यू विल डू रिवीजन, ओके? ये अपना वो रखो, एम रखो कि जनवरी तक हम सारा कोर्स करके जनवरी से आगे रिवीजन करें, ठीक है? ओके so students, thank you for being with me. So we'll meet in the next class. You can leave the class. थैंक यू मैम। Okay, bye बच्चों। थैंक यू मैम।